बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नमरा तारिक। मशरिक़ वस्ता में अमरीका, इजराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग ने आलमी तवानाई मंडियों, समंदरी तिजारत और इलाकाई मईशतों को शदीद अदम इस्तेहकाम से इस वक्त दो चार कर रखा है। जंग के छठे रोज़ में दाखिल हुए कशीदगी में मजीद इजाफा देखने में आया, जिसके नतीजे में आलमी तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ब्रेंट क्रूड $84 फी बैरल के करीब पहुंच चुका है, यानी कि $84 फी बैरल। माहिरीन के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बढ़ती हुई अस्करी सरगर्मी और तेल बरदार जहाज़ों पर हमलों के खदशात ने आलमी सप्लाई चेन के लिए संगीन खतरात भी पैदा कर दिए हैं, क्योंकि दुनिया के तकरीबन 5वें हिस्से के तेल और LNG की तरसील इसी अहम समंदरी रास्ते से होती है। जंग के असरात सिर्फ आलमी मंडियों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि जो खलीजी खित्ता है उसमें जहाज़रानी और फ़िज़ाई ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान हज़ारों परवाजें मनसूख हो चुकी हैं, जबकि दर्जनों ऑयल और LNG टैंकर समेत सैकड़ों तिजारती जहाज खलीजी साहिलों के करीब वहां फंसे हैं और बंदरगाहों तक रसाई के मुंतज़िर जरूर हैं। इसी दौरान कतर की जानिब से गैस बरामदात में रुकावट और इराक की तेल पैदावार में नुमाया कमी ने आलमी तवानाई बहरान के खदशात को मजीद वो गहरा कर दिया। इस वक्त इस सूरत हाल के बराह रास्त असरात हमारे मुल्क पाकिस्तान पर भी जाहिर होना शुरू हो चुके हैं। नेपरा ने बिजली सारिफीन पर तकरीबन 23 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत मार्च में फी यूनिट बिजली की जो कीमत है उसमें तकरीबन हम 1.98 यानी कि ये तकरीबन $2 बनते हैं, उसका इजाफा देखा जाएगा। दूसरी जानिब LNG सप्लाई पर दबाव के बायस खाद की सनत को गैस की फरामी रोक दी गई है, जबकि रमजान मुबारक का ये जो मुकद्दस महीना चल रहा है इसके दौरान गैस की महदूद फराहमी के लिए नया स्केड्यूल भी जेर गौर है। अच्छा, इसके साथ जंग के बायस खलीजी ममालिक के लिए पाकिस्तान की बरामदात भी मुतासिर हो रही हैं, क्योंकि कराची पोर्ट के टर्मिनल्स के वो उन्होंने खित्ते में गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र एक्सपोर्ट कार्गोज वसूल करने से इनकार कर दिया। फ़ज़ाई बहरान के नतीजे में पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता के लिए दर्जनों परवाजें मुसलसल छठे रोज़ भी मनसूख रखी, जिससे तजारती और सफरी सरगर्मियाँ भी खलल उनमें पैदा हुआ। अब हुकूमत ने दूसरी तरफ ये बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का 15 रोज़ा पहले वो जायज़ा हुआ करता है, उसके बजाय अब हफ्तावार जायज़ा लेने की एक नई तजवीज़ है, उस पर गौर शुरू कर दिया हुकूमत ने। जबकि दोस्त ममालिक से इजाफी खाम तेल की फराहमी के लिए भी रवाबित तेज़ कर दिए गए हुकूमत की तरफ से। कुछ इकदाम इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए हुकूमत के हम होते हुए देख रहे हैं। इस पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि अगर मशरिक़ वस्ता में जारी जंग तूल पकड़ती है तो ना सिर्फ आलमी तवानाई मंडी बल्कि पाकिस्तान की मईशत हो गई, हमारी इंडस्ट्री हो गई, फिर उसके अलावा एनर्जी के जो क्राइसिस हैं वो हम लोग हर शोबे में ये शदीद प्रेशर, ये दबाव हम देखेंगे जी। और इन तमाम तर मामलात पे अब बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया फ़ारूक सलीम साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। फ़ारूक साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जारी जंग आलमी तवानाई का जो निज़ाम है उसको एक लंबे अरसे के लिए एक लंबे बहरान की तरफ धकेल सकती है? बिल्कुल उसमें कैपेसिटी है, धकेल सकती है, लेकिन किसी भी मेजर एक्टर का मफाद उसमें नहीं होगा। अच्छा, आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की जा रही है जो उस वक्त सेंट्रल रोड प्ले कर रहा है। वहां से सऊदी अरेबिया का भी तेल निकलता है, जाता गुजरता है, कतर की गैस गुजरती है, ईरान भी उसके ऊपर इन्हिसार करता है, अपने तकरीबन सारी आमदन का इन्हिसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर है। दूसरी तरफ जो रिसीव कर रहे हैं मुल्क, उनमें बड़ी ताकतें हैं। उनमें चाइना है, उनमें जापान है, उनमें वियतनाम है, साउथ कोरिया है, पाकिस्तान का तेल निकलता वहीं से आता है और इंडिया का तेल वहां से आता है। तो ये सारी ताकतें जो हैं, इनकी कोशिश ये होगी कि ज्यादा देर तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ब्लॉक ना रह पाए। और इस वक्त भी जो वो ब्लॉकिंग का इशू वहां पे सामने आ रहा है, वो फिजिकल ब्लॉकिंग नहीं है। ईरान फिजिकली वहां पे कुछ नहीं कर पा रहा बिकॉज वहां पे अमेरिकन नेवी की बहुत बड़ी प्रेजेंस है। वहां पे मसला आ रहा है इंश्योरेंस का। अच्छा, जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने ऑयल टैंकर्स का वॉर कवरेज इंश्योरेंस जो कहलाता है वो रोक लिया है, ये बहुत ही महंगा कर दिया है। अब उसका काउंटर मेजर 2 दिन पहले मैंने देखा कि सदर ट्रंप ने खुद से एक कदम उठाया है और उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका का एक रियासती इदारा है जो डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन कहलाता है, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी इंश्योरेंस नहीं दे पा रही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टैंकर्स को, तो वो अमेरिका का रियासती इदारा जो है वो इंश्योरेंस सप्लाई करेगा। तो जो ड्राइवर था, जो मेन ब्लॉकिंग ड्राइवर था, वो अमेरिका ने दूर कर दिया है या दूर करने की कोशिश कर रहा है।
अच्छा फारूक साहब, इसमें पाकिस्तान जैसे जो तवानाई दरामद करने वाले मुल्क है ना, वो इस जियोपॉलिटिकल बहरान के मौशी असरात से खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं, और अभी तक पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान जैसे ममालिक के ऊपर इसके क्या क्या असरात पड़ चुके हैं? जी, मैं समझता हूँ कि असल इम्पोर्टेंट सवाल ये है जो भी आपने पूछा है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं। हम्म। पाकिस्तान के ऊपर मेरे नज़दीक तीन बहुत बड़े और ख़तरनाक असरात इस जंग के जो हैं वो आ सकते हैं या आ रहे हैं। पहली बात तो ये देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है, ख़ास तौर पे जो बैरूनी मईशत है, वो तकरीबन मुकम्मल तौर पे रेमिटेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट है उसका इन्हिसार। पिछले साल कोई 38 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस पाकिस्तान को वसूल हुई और उसमें से लगभग 30 अरब डॉलर की जो रेमिटेंसेस हैं वो गल्फ कंट्रीज से आती हैं। अब अगर गल्फ कंट्रीज में कुछ माशी तौर पे इकोनॉमी कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, या वहाँ से कुछ नौकरियां कम होती हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा माशी असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जल्द हमें वो नजर आने लगेगा। दूसरा ये है कि इस जंग के नतीजे में जिस तेजी से खाम तेल की कीमत में इजाफा हो रहा है, मेरा तखमीना ये है कि अगर $10 आलमी मंडी में एक बैरल के हिसाब से कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान को तकरीबन $2 बिलियन का इजाफी टीका लगता है। तो यहाँ अच्छा। पे जो टेम्परेरी इंक्रीज हमें नजर आ रही है, वो कोई 20, 25, 30 डॉलर की रेंज में आ रही। तो हम्म। उसका एक बहुत बड़ा असर जो है वो पाकिस्तान की बैरूनी मईशत के ऊपर खास तौर पे और फिर अंदरूनी मईशत की इन्फ्लेशन की शक्ल में सामने आ सकती है। हम्म। और किस्मत की बात यह है कि ये दो बहुत बड़े जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं, उसके दौरान हम अफगानिस्तान के साथ भी एक जंग की हालत में है, और वो जंग भी आप समझिए कि बड़ी कीमती जंग आ रही है, क्योंकि स्टेट टू स्टेट रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं। और जो मैंने तखमीने देखे हैं, एस्टिमेट देखे हैं, उसमें लगभग 50-55 मिलियन डॉलर का रोजाना का अफवाज पाकिस्तान का खर्चा आ रहा है। तो ये तीन बड़े माशी असरात। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की हम बात करें, इस पे मुख्तलिफ एनर्जी को लेकर भी थ्योरी सामने आई जब से ये जंग शुरू हुई है। एक थ्योरी ये भी है कि इस बात का अच्छे तरीके से इदराक था अमेरिका और इसराइल को कि ईरान के पास सबसे बड़ा टूल ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया जाएगा, और वो उन्होंने ऑन पर्पज़ ये किया सो दैट जो चीन है उसको बहुत बड़ी हद तक इसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये इदराक होने के बावजूद ऑन पर्पज़ किया गया ये है। डू यू बिलीव इन दिस थ्योरी? साजिशी थ्योरीज के ऊपर बिलीव करना या उनकी बुनियाद के ऊपर आगे कोई आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना, वो मुनासिब नहीं होगा। देखिए, इस वक्त हाल ये है कि ईरान की नेवी तकरीबन सारी की सारी डुबो दी गई। ठीक है। ईरान के पास अब कोई ऐसी मैं समझता हूँ कि काबिलियत नहीं रही कि वो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को माइन कर सके या उसको फिजिकली ब्लॉक कर सके। देखिए, हम्म। इंसानी तारीख में स्ट्रेट ऑफ हर्मूज कभी भी ब्लॉक नहीं की गई। यस। जब बहुत बड़ी बड़ी जंगें इस खत्ते में हो रही थी, इराक की जंग हो रही थी, कुवैत की जंग हो रही थी, उस वक्त भी कोई भी मुल्क स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को कंप्लीटली ब्लॉक करने में कामयाब नहीं हुआ। इसको इनडायरेक्टली ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है, जिसका मैंने जिक्र किया कि वहां पे इंश्योरेंस का खतरा बढ़ा दिया जाए और इंश्योरेंस कंपनीज को मजबूर कर दिया जाए कि या तो अपना वॉर रिस्क वो रिमूव कर लें, या वो वॉर रिस्क इतना ज्यादा बढ़ा दें कि कोई टैंकर तैयार ना हो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को क्रॉस करने के लिए। हम्म। अच्छा सर, ये जो जंग चल रही है इसके नतीजे में ये जो एनर्जी क्राइसिस है इसको सामने रखते हुए इसकी सियासत में कोई नई सफबंदियां और इत्तेहाद तश्कील पा सकते हैं, कुछ नया हम लोग होते हुए देख सकते हैं? देखिए, दो बातें हैं, एक तेल की बात है और गैस की बात है। तेल की बात हमने बहुत सारी कर ली, लेकिन जो ज्यादा खतरनाक मामला मुझे नजर आता है वो एलएनजी के हवाले से या गैस के हवाले से नजर आता है। अच्छा। और वहां पे कल जो कतर की एलएनजी की कंपनी है, कतर एनर्जी कहलाती है, उसने कानूनी तौर पे एक फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दिया है। हम्म। अब जब कन्वर्ट किया जाता है नेचुरल गैस को इनटू लिक्विफाइड फॉर्म ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो सके, वो एक ट्रेन कहलाती है, वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। और अगर एक दफा कतर ने उस ट्रेन को, उस प्रोसेस को बंद कर दिया है, तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते दरकार होते हैं उस पर सारे प्रोसेस को दोबारा से रीस्टार्ट करने में। अब हम्म। स्टेट ऑफ हर्मूज कह लें, कतर की बात कर लें, लगभग 20 से 25% दुनिया भर की जो गैस है वो स्टेट ऑफ हर्मूज से गुजरती है और कतर में पैदा की जाती है। हम्म। इसके नतीजे
में यूरोप में ऑलरेडी लगभग 50% इजाफा देखा गया है गैस की कीमतों में, तो वो इजाफा आपको पाकिस्तान में भी नजर आ सकता है। और सर उसको काउंटर करने के लिए फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में गैस और बिजली के बढ़ते हुए बहरान के तनाजुर में हुकूमत के जो इकदाम लिए गए अभी तक, आपको लगता है कि वो काफ़ी हैं या हुकूमत के पास बेहतरीन ऑप्शंस मजीद भी मौजूद हैं? देयर इज स्टिल सम रूम फॉर अदर स्टेप्स टू बी टेकन? देखिए, तेल के हवाले से मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। मेरी इत्तला के मुताबिक जो हमारे पेट्रोलियम के वजीर हैं अली परवेज मलिक साहब, यस। उनका सऊदी अरेबिया जाना हुआ। वहाँ पे सऊदी अरेबिया को रिक्वेस्ट ये की जा रही है कि हमारा तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भेजने की बजाय जो एक तेल की पाइपलाइन है जो सऊदी अरेबिया के अंदर पेट्रोलाइन कहलाती है, ईस्ट से वेस्ट जाती है, और वो सऊदी अरेबिया का जो पोर्ट है एफकेक के नाम से, जहाँ पे ऑयल फैसिलिटी है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास करती हुई एक रेड सी का पोर्ट है जो यूहान कहलाता है। अच्छा। हमारी दरख्वास्त सऊदी अरेबिया से ये थी कि हमारा कुछ तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से डाइवर्ट करके वो रेड सी से हमें डिलीवर किया जाए। मेरी इत्तला के मुताबिक सऊदी हुकाम ने एग्रीमेंट का इजहार किया है, और हमारा जो तेल कुछ तेल जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से टुवर्ड्स द रेड सी। अच्छा सर, इसमें जो तवानाई के मुतबादिल ज़राए की तरफ मुंतकली ये भी नागुज़ीर है या नहीं? देखिए, 193 ममालिक हैं दुनिया के, वो अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। सोलर एनर्जी की बहुत बात हो रही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी है उसमें बहुत गैर यकीनी की फजा रहती है, और गैर यकीनी जो है वो इन्वेस्टमेंट का और वो बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये वाहिद मुल्क मैंने देखा है कि जहाँ पे कुछ इकदामात हुकूमत की तरफ से उठाए गए हैं जो आप समझिए कि डिस्करेज कर रहे हैं टुवर्ड सोलर एनर्जी। तो ये पाकिस्तान के अपने इख्तियार में है। सोलर एनर्जी की जो अल्टरनेटिव एनर्जी पॉलिसी का ऐलान किया गया था वो बहुत अच्छी पॉलिसी थी, लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारी जो हमने देखा है कि अनसर्टिनिटी और गैर यकीनी की फजा कायम की गई कि सोलर को डिस्करेज किया जा रहा है, नेट मीटरिंग की जगह कुछ और नई चीज लाई जा रही है। तो ये पाकिस्तान के अपने इख्तियार में है, और अभी तक आई थिंक पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो उसके ऊपर गलतियां कर रहा है। तो पाकिस्तान नीड्स टू डू दैट टू। अच्छा सर, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से आज हम ये भी देख रहे हैं कि इस सब क्राइसिस से डील करने के लिए शायद एक सजेशन ये भी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को वीकली बेसिस पे जो है वो रिवाइज किया जाए। तो सर अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो एक गरीब आदमी की कमर मजीद टूट जाएगी। तो उसको काउंटर करने के लिए हुकूमत ने क्या ये बेहतरीन स्ट्रेटजी सामने लाई है या कुछ और करना चाहिए था? देखिए, हम तकरीबन 85 से 90% अपना तेल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। अगर आलमी मंडी में तेल बढ़ जाता है तो पाकिस्तान के पास कोई तरीका कार नहीं है कि पाकिस्तानियों को सस्ता तेल दिया जा सके। जिस रफ्तार से तेल आलमी मंडियों में बढ़ रहा है, और जैसे आपने कहा कि शायद हफ्ते एवरी वीक उसकी डिटर्मिनेशन की जाएगी, मुझे खदशा इस चीज़ का है कि हम जा रहे हैं तकरीबन 300 रुपए का लीटर तेल। अच्छा सर, इसमें अभी तक जो हुकूमत बता रही ना, हुकूमत तो कहती है कि हमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है, अवाम को ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी चाहिए, उनके खिलाफ शदीद एक्शन लिया जाएगा, और हुकूमत के पास इस वक्त इनफ ज़खायर मौजूद है, जबकि सप्लायर्स का ये कहना है कि हमारे पास कोई ज़खायर नहीं है, हमें तो शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ा है। तो ये सिचुएशन क्या है? जी, मेरा ख्याल है एक दिन पहले वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने ऐलान किया था, उन्होंने हमारे ज़खायर का ऐलान किया था। शायद 28 दिन का पेट्रोल था, 10 दिन का खाम तेल था। वहाँ पे भी मेरा खदशा ये है कि ज़्यादा फोकस हमें गैस के ऊपर करना होगा, क्योंकि गैस जो हमारी LNG कतर से आती थी वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगी। जहाँ तक खाम तेल का ताल्लुक है, वो मैंने आपसे जिक्र किया कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि उसका कोई बादल रास्ता जो है रेड सी पोर्ट के थ्रू जो है वो निकाल लिया जाए। तो यहाँ पे फोकस गैस के ऊपर करने की ज़रूरत है। टेम्परेरीली हम अपने जो डोमेस्टिक गैस के रिजर्वॉयर्स हैं वहाँ पे अपनी प्रोडक्शन कुछ बढ़ा सकते हैं, लेकिन दैट बी अ टेम्परेरी मेजर, वो परमानेंट मेजर नहीं बन सकता। अच्छा सर, अगर ये खुदा ना ख्वास्ता ये एनर्जी क्राइसिस बढ़ता चला जाता है, जंग के दिन भी हम बज़ाहिर यही देख रहे हैं कि वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसमें इस खित्ते की मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, चीन और रशिया जैसे एक्टर्स जो हैं उनका क्या रद्द अमल होगा, उनकी क्या हिकमत अमली होगी, और क्या वो कोई बेहतरी ला सकते हैं?
देखिए, आज जो मैं मार्केट्स को देख रहा था, चाहे वो तेल की मार्केट हो, चाहे वो सोना चांदी की मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट्स हो, वो कोई खास एक्सप्लोड नहीं की। अच्छा। उनमें कोई खतरे की निशानी नहीं नजर आती। हम्म। उन मार्केट के जो इशारे होते हैं उनको हम कहते हैं कलेक्टिव विजडम। बजाय इसके कि आपके सवाल का जवाब मैं अपनी जाती हैसियत से दे दूं, कलेक्टिव विजडम का जो जवाब है वो जनरली सुपीरियर होता है। हम्म। आलमी मंडियों में मुझे कोई खतरे की घंटियां बजती नजर नहीं आ रही। आलमी मंडियां इस वक्त जो पैगाम दे रही हैं, वो ये दे रही हैं कि ये जंग इतनी लंबी नहीं चलेगी और ये जंग ज्यादा तेजी से एक्सपेंड नहीं करेगी। अच्छा, आपको लगता है कि ये वैसे जो हम लोग अभी तक अज्यूम कर भी रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की खैर वो बात है कि एक तो पर्सनैलिटी को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि ये जंग जो है वो वसी से वसी तर होती चली जाएगी। इसराइल की ये ज़ाती ख्वाहिश है। देखिए, ये किसी की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है या किसी की सोच ज़रूर हो सकती है। हम्म। मैंने आपको स्टॉक मार्केट का जो रवैया है, स्टॉक मार्केट की जो सोच है, जो सोने की सोच है, जो चांदी की सोच है, जो तेल मार्केट की आलमी मंडियों की अपनी सोच है, हम्म। वो तकरीबन फ्लैट जा रही है। यूएस की स्टॉक मार्केट जो है वो कोई बहुत तेज़ी से गिरी नहीं है। यूरोप में मार्केट जो हैं वो बहुत कम गिरी हैं। पाकिस्तान की मार्केट इज एन अनॉमली, वो बहुत तेजी से गिरी थी। और इशारा इसका ये आ रहा है कि मार्केट्स जो पैगाम दे रही हैं, जो कलेक्टिव विजडम है, वो इतनी कंसर्न्ड नहीं है जितने शायद मीडिया में हाइप नजर आ रही है। हम्म। अच्छा सर, आलमी ताकतें इस बहरान को सिफारती जराए से हल करने में किस हद तक कामयाब हो सकती हैं? क्योंकि जो एनर्जी क्राइसिस है वो तो फिर अगर बढ़ता चला गया तो फिर बहुत ही नुकसानदेह हो जाएगा, सिर्फ खित्ते के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। तो उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स को अपना रोल प्ले करना पड़ सकता है। जी, मैंने शुरू में ये कहा था कि बड़ी ताकतें जो हैं, चाहे वो तेल एक्सपोर्ट करने वाली हैं या तेल इंपोर्ट करने वाली हैं, उनका उनका बेहतरीन मफाद इसी में है कि ये जंग ना ज़्यादा लंबी ना हो, दोनों तरफ से। और ईरान का अपना मफाद भी इसी में होगा, क्योंकि ईरान की अपनी सारी आमदन जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर डिपेंडेंट है। हम्म। चाइना का भी यही इंटरेस्ट होगा कि ये जंग लंबी ना हो, क्योंकि उसका बहुत सारा तेल जो है वो ईरान से आता है। तो मैं जैसे शुरू में कह चुका हूँ कि मेजर एक्टर्स जो हैं, उनका मुफाद इसमें नहीं है कि ये जंग जो है ये तूल पकड़े। और सर, इसमें रशिया का जो थ्रेट है, प्लीज उसको भी एनलाइटन कीजिएगा कि उसने रशिया की तरफ से ये कहा गया कि अगर ये जंग बढ़ती है तो हम यूरोप को गैस सप्लाई जो है वो खत्म कर देंगे। हाउ सिग्निफिकेंट इज दैट, या रोक देंगे? जी, इन फैक्टर्स की बुनियाद के ऊपर मैंने आपसे कहा कि यूरोप में पिछले 1-2 दिनों में ही हम्म। तकरीबन 50% इजाफा आया है गैस की कीमतों में। ठीक तो है। गैस की मार्केट जो है वो गैस का खतरा सामने ला रही हैं, गैस के इस शोबे के अंदर खतरे की घंटी बजा रही हैं। जो फौजी एतबार से रूस और चीन ने जो स्टैंड लिया है, वो जंग से बिल्कुल दूर रहे हैं। वो हम्म। ईरान के हमायती बहुत पुराने रहे हैं, यस। लेकिन ईरान की फौजी एतबार से उन्होंने किसी किस्म की मदद करने की डायरेक्ट जो है वो कहीं कोशिश नजर नहीं आती। चीन की अपनी एक खारजा पॉलिसी है, और वो खारजा पॉलिसी जो है वो डिपेंडेंट है इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के ऊपर, बजाय कि वो फौजी अलाइंसेस बनाएं। उन्होंने हम्म। सिर्फ एक फौजी अड्डा पूरी दुनिया में रखा है, जो जिबूती में है, लॉजिस्टिक सेंटर है। तो चाइना की जो खारजा पॉलिसी है, वो जंग की तरफ चाइना को कभी भी नहीं लेके जाती। वो हमेशा इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, जिसका प्रूफ जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। ट्रू। तो चाइना ने किसी किस्म का जो है वो एंट्री इस जंग के अंदर उसकी तरफ से किसी किस्म का कोई इशारा नहीं आया, और हमने बल्कि उसको वो ईरान को इशारा देता रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद ना किया जाए, कि अरब ममालिक के ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन के हमले जो हैं वो ना किए जाए। और हमने ये विटनेस भी किया। बहुत शुक्रिया सर आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू रुख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये मानना है कि अगर खुदा न ख्वास्ता ये जंग बढ़ती है, जितने दिन बढ़ती जाएगी, तो उसका नुकसान किसी एक मुल्क को नहीं होगा, इसका मुल्क पूरे खित्ते को, पूरी दुनिया को होगा, और ये सब पूरी दुनिया कलेक्टिवली इसको विटनेस करेगी। तो ये वो पॉइंट आ चुका है जहाँ पे इस जंग को फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। इस वक्त अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग जारी है। अमेरिका और इजराइल की जानिब से जो ईरान पर मुसल्लत की गई जंग है, ईरान के खिलाफ जारी जंग, उसने ना सिर्फ खित्ते के तवाज़ुन को हिलाया बल्कि जो आलमी सियासत है, अमरीकी दाखिली सियासत है और आइंदा आलमी ताकत का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस सब पे ही बहुत गहरे असरात मुरतब कर रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के कत्ल के बाद वाशिंगटन और तेल अवीव इसे अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रहे हैं, मगर ज़मीनी हकीकत इसे कई ज़्यादा हमें कॉम्प्लेक्स दिखाई देती है। ईरान में ना तो वो अवामी बगावत देखने में आई है जिसकी तवक्को अमेरिका और इजराइल कर रहे थे, और ना ही खित्ते में कशीदगी कम होने के आसार मौजूद हैं। उधर इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू इस जंग को मशरिक वस्ता की सियासत बदल देने वाली कार्रवाई करार देते हैं। ऑफकोर्स वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपनी आवाम का वोट चाहिए और वो शायद इसी की सूरत में मिलेगा। जबकि अमरीकी सदर जो है दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप उसे अमरीकी मफादात के दिफा के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन नाकदीन जो एक्सपर्ट्स भी हैं वो ये उनके मुताबिक ये बयानिया महज सियासी ज़रूरतों का अक्कास है। एज आई सेड अर्लियर, इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ ये मुहिम दाखिली दबाव, गजा जंग और सियासी बहरान से तवज्जो हटाने का जरिया बन सकती है। जबकि वाशिंगटन में ये जंग एक ऐसे वक्त में शुरू हुई है जब ट्रंप इंतजामिया को अंदरूने मुल्क शदीद सियासी तनकीद और आने वाले 2026 यूनाइटेड स्टेट्स के जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसके दबाव का सामना है। इस पे जो तज्जियाकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि अगरचे अमरीका और इजराइल ने जंग के इब्तदाई मरहले में फौजी बरतरी हासिल जरूर किया, लेकिन क़यादत के खात्मे की हिकमत अमली खित्ते में माजी में अक्सर गैर मुतवक्के और ख़तरनाक नताइज का बाइस बनी है। लेकिन अब ये हो तो चुका है, तो अब हम देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह से अमरीका ने पहले इराक, लिबिया और दीगर मिसालें बनाई हैं, उस बात की यकीन दहानी हमें ये बातें कराती भी हैं कि किसी रियासत जो उनकी क़यादत होती है उसको ख़त्म करना ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ पर इस्तेहकाम ले आए, बल्कि ये सिर्फ पॉलिटिकल कुछ मकासद होते हैं, वो हासिल करने के लिए अमरीका की जानिब से पहले भी इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रही। लेकिन अब जब ये कार्रवाई ईरान के अंदर हुई है तो उसके बाद रद्द अमल क्या आएगा पूरी दुनिया के ऊपर, ईरान के अंदर क्या होने जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, क्या अमेरिका और इजराइल की क़यादत के खात्मे की जो हिकमत अमली है, हमने इसको माजी में भी देखा, डीकैपिटेट करना लीडर्स को, अभी की बार जब ये ईरान के साथ किया गया तो क्या ये माजी की तरह हो सकता है, या इस बार भी गैर मुतवक्के और उलट नताइज ही नजर आएंगे? क्योंकि रजीम चेंज के माजी के जो ऑपरेशन किए गए अमरीका की तरफ से, उन्होंने तो उन रियासतों को कुछ भी नहीं दिया। देखें, बिल्कुल ये अमेरिका की गलत कैलकुलेशन है, मिस कैलकुलेशन है, और सारा कुछ इजराइल ने की है। इजराइल ने इतना रॉन्ग प्रोपेगेंडा की है, इतनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है, इतनी रॉन्ग कन्विंसिंग की है प्रेसिडेंट ट्रंप को, और करके बताया कि जी वो उसके बाद ये न्यूक्लियर पार्क यूरेनियम कर रहे हैं, वो कुछ अच्छे मिसाइल एटम तैयार कर लेगा। जबकि अगर आपको याद हो, लास्ट से जून में इन्होंने कहा था हमने उनकी तमाम न्यूक्लियर साइट्स जहाँ वो एनरिचमेंट यूरेनियम का हमने तबाह कर दिया, अब उसको बहुत पीछे चला गया। और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि अगर हम इनके लीडरशिप को, इनके स्पिरिचुअल लीडर को, जो ये थे खामनाई को, इनको हम अगर मार देते हैं तो ये खुद ब खुद ये इनकी रजीम चेंज होगी, रज़ा शाह पहलवी के बेटे को आगे बिठा देंगे और पूरी अवाम के साथ हम अपनी मर्जी की हुकूमत देंगे, ऑयल गैस पे कब्जा कर लेंगे, मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म कर देंगे, एंड वी विल हैव द बेस्ट, नो थ्रेट फ्रॉम ईरान से। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अगर इनको अगर स्टडी की होती ईरान की हिस्ट्री, तो ईरानियन कौम बहुत रेजिलेंट है, नंबर 2 बहुत कौम परस्त है। उन्होंने जब देखा कि इस तरह से भाई अमेरिका और ईरान, इजराइल मिल के हमारे लीडर्स को भी मार रहे हैं और हमारी हुकूमत को चेंज कर रहे हैं, देन दे गॉट यूनाइटेड। अगर आपने देखा हो कि उनकी डेथ के ऊपर, खमनाई की डेथ के ऊपर 20 से 30 लाख लोग सड़कों में निकले हुए, दैट शोज द यूनिटी ऑफ द नेशन। और उसके बाद जिस तरीके से उनको ये पता था कि ये एक दिन अमेरिका ने और इजराइल ने हमारे पर हमला करना है, उन्होंने दबा के अपनी कैपेबिलिटी 2 बढ़ाई, एक ड्रोन्स की और सेकंड मिसाइल्स की, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स इतने ज्यादा उन्होंने बना लिए कि अभी उनको कोई फिक्र नहीं है। अमेरिकन और मिडिल ईस्टर्न कंट्री दे रनिंग शॉर्ट ऑफ पेट्रियोटिक मिसाइल में जो है इंटरसेप्टर जो है, ये इंटरसेप्ट करते हैं ड्रोन को, इनके मिसाइल को, वो खत्म हो रहे हैं। और इतने प्राइस का फर्क है, एक ड्रोन टोटल कॉस्ट करता है $20,000 और वर्सेस जो इनका एक पैट्रियट मिसाइल फायर करते हैं इसको इंटरसेप्ट करने के लिए, वो करता है $1 मिलियन की, और उसको अगर वो मिस होता है तो कम से कम 3 फायर करते हैं वो। आई मीन $3 मिलियन वर्सेस $20,000। अच्छा, ये उनको कॉस्ट इफेक्ट हो रही है। दैट इज व्हाट दे आर फाइटिंग इट डिफिकल्ट नाउ।
और अभी लेकिन परेशान हो लेकिन रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, चले मान लिया कि ईरान की जो आवाम है उसकी हिस्ट्री को ये मिसकैलकुलेशन हो गई है अमेरिका से, इसराइल से, लेकिन सर इस तरह के जो पहले ऑपरेशन हुए, हम लिबिया को कंसिडर कर लेते हैं, सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, यहाँ पे ये सब कुछ हम माजी में देख चुके हैं, तो उसमें और आज में क्या फ़र्क है? उन अवाम में क्या फ़र्क है, उन जगहों में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ें मुख्तलिफ थी? देखिए, फ़र्क ये है कि एक तो ईरानी जो है ना, ये बहुत रेजिलिएंट कौम है, बहुत ही अपने प्राइड में रखते हैं, अच्छा। उनमें कौमियत बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, वो उनके पास और रिसोर्सेज इनके इराक के पास बहुत थे, लेकिन इन्होंने जब से ये खamenei की हुकूमत आई थी, जब से लेके आज तक इन्होंने टोटल अपनी तैयारी रखी है कि हमें अमेरिका से और ईरान से, ये इजराइल से लड़ना है। उन्होंने फोकस करके रखा कि हमने मिसाइल्स और ड्रोन उठाने और हमने इनको तबाह करना है इजराइल को। इजराइल इज वेरी सेंसिटिव टू कैजुअलिटीज। आपके सामने जून में जब हुआ था लास्ट ईयर, इन्होंने इतने मिसाइल मारे थे कि इजराइल ने खुद अमेरिका को कहा जी हमारी सीज फायर करवा दें। अभी भी वो बहुत ज्यादा इनका नुकसान कर रही है। टीवी पे दिखा नहीं रहे, कवरेज इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, इन्होंने CNN ने और इसके बाद अच्छा फॉक्स ने। अच्छा अच्छा। अदरवाइज इनका बहुत नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान है आप सोच नहीं सकते हैं। अरबी भी, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि ये जो अभी अमेरिकन एसेट्स पे जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में, ये जो अपने मिसाइल बेस कर रहे हैं, दे शुड गो टू ईरान। ये इजराइल को मारे, छोटा मुल्क है, अगर 20 मारेंगे, 6 भी गिरेंगे ना, इट विल हैव अ मच मोर इफेक्ट। अच्छा और अच्छा। ये जो उनके बंकर गिर रहे हैं, मकान गिर रहे हैं, इन मिलिट्री इंस्टॉलेशन नुकसान हो रहा है, दे आर हैविंग क्रॉस नुकसान। और उसके बाद ये जब उसको इंटरसेप्ट करते हैं, वो इनका अलहदा लॉस हो रहा है। अमेरिका की भी अपने सोची इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है जो ईरान के पास। ईरान कैन मेक सो मेनी इन 1 मंथ, और जिनके पास लिमिटेड होते हैं, ये 1 महीने में 6 बना सकते हैं। ये ईरानी जो ये बहुत बना, तो ये अब ईरान चाहते हैं कि हम प्रोलॉन्ग करें, ये चाह रहे हैं जल्दी खत्म करने, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। फिर उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ब्लॉक, उसको पूरा ब्लॉक कर दिए। दिस इज द बिग इकोनॉमिक क्राइसिस फॉर द होल वर्ल्ड। अच्छा चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए भी, पूरा सऊदी अरब का 80% ऑयल इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। यस। अब आप बताइए, और वहां पर लाइन 100 ऑफ शिप्स की लाइन लगी हुई है, और ईरान ने कहा कि वहां से गुजरेगा, हम बात मारेंगे उसको, मिसाइल मारेंगे। तो दिस इज अ क्राइसिस। अब ये क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस भी देख रहे हैं पूरी दुनिया में। और अमेरिकन, देखिए स्टेट में, ये सेनेट में जो ब्रीफिंग हुई है अभी, उन्होंने पूछा आपके पास क्या अज़ाइम क्या थे, व्हाट वर योर टारगेट्स, कि जी हम वो न्यूक्लियर की तबाह करना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपने जून में कहा था कि हमने सारे न्यूक्लियर खत्म कर दिए हैं। फिर रजीम चेंज की अलग बात है। रजीम चेंज की बात है, आप वो भी नहीं कर सके। और आपके पास एंड टर्म्स, देखिए जब भी लड़ाई होती है ना हमारी फौज में, हम एंड में कहते हैं एंड वॉर टर्मिनेशन स्ट्रेटेजी का, फौज लड़ाई को कहाँ एंड करेंगे, और उस वक्त हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे। और आप सिविलियन लीडरशिप को पहले कभी नहीं मारते थे, क्योंकि फौजी मारे, आप मिलिट्री मारे, जो मर्जी करें, सिविल लीडरशिप को रखते हैं कि वो बाद में निगोशिएट करती है। ट्रू। आपने अमेरिका देखे ना, जब अमेरिका ने नागासाकी हिरोशिमा में एटम गिराए थे, उन्होंने टोक्यो पे नहीं गिराए थे, उन्होंने वहां, ताकि वो हुकूमत कायम रहे, सिविलियन, ताकि उनसे निगोशिएट करें। यहाँ तो आप सारी लीडरशिप मारते हैं, बात कैसे करेंगे? अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ठीक, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो जंग है ना, इसके नतीजे में खित्ते में हम लोग नए मज़ाहमती ग्रुप्स कितने देख सकते हैं, या नॉन स्टेट एक्टर्स, उनके उभरने के इम्कानात कितने मजबूत हैं? देखें इस वक्त तो अभी भी अगर देखें तो बेसिकली ईरान ने और अमेरिका ने बड़ा प्लान किया था। उन्होंने पहले गल्फ वॉर, ये जो गजा की लड़ाई हुई है ये पैलेस्टीन के खिलाफ, उसमें उन्होंने, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि हमेशा के लिए हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दो, हमास को ख़त्म कर दो, हुतीस को ख़त्म कर दो, और सीरिया को ख़त्म कर दो। ये ईरान की प्रॉक्सीज थी, ताकि जब ईरान पे हम हमला करे तो पीछे से ये प्रॉक्सीज हमारे पर अटैक कर सके। लेकिन अभी आपने देखा कि हुतीस भी कर रहे हैं तंग, और हिजबुल्लाह कर रहे हैं। अभी इजराइल ने वहाँ फौजें भी उतार दी है, तो काफ़ी हद तक पीछे से फिर को प्रॉब्लम हो रही है। दे आर नॉट इन अ फिक्स। एक तो झूठ, उसके बाद वो झूठ के पावनी होते हैं। अब वो पकड़े गए हैं सेनेट में, कांग्रेस में। आप देख लें, हर सोशल मीडिया पे देखिए, अमेरिकन जी सारे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि दिस इज नॉट अमेरिकन वॉर, ये अमेरिकन, और ये अमेरिका फर्स्ट के बिल्कुल खिलाफ पॉलिसी है। अच्छा सर, इस जंग के बाद अमेरिका और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे, या हम इस पे ये तज्जिया भी देख रहे हैं कि बाहमी मफादात के इख्तिलाफात बहुत बढ़ जाएंगे, नेतन्याहू और ट्रंप के ज़ाती इख्तिलाफात शुरू हो जाएंगे इस जंग के बाद? मेरे ख्याल में एक तो ये है कि इस लड़ाई के बाद नेतन्याहू का हमेशा के लिए ना मकू ठप गया, अब जो फारिग है।
इसको तो पहले इसके ऊपर केसेस बने हुए हैं। ट्रम्प ने इजराइल प्रेसिडेंट से भी रिक्वेस्ट की थी कि इसको माफ कर दो, दे कुड नॉट डू इट। नंबर 2 बात ये है कि बिल्कुल ताल्लुकात खत्म हो गए, बिकॉज अमेरिका अभी इस वक्त ये दुनिया ये कह रही है कि अमेरिका बना हुआ है प्रॉक्सी इजराइल की। Yes. छोटा सा मुल्क इतने बड़े सुपर पावर का, और उसने ये आपको बड़ी जंग में धकेल दिया। अपनी इनके लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। और फिर हाँ, दुनिया में ये ट्रम्प की पॉलिसी थी, हम आएंगे, हम जंगे बांध कराएंगे, हम अमन रखेंगे, एक टोटल ऑपोजिट गए। इसलिए कि पुराने जितने प्रेसिडेंट आए, जितने अमेरिका के प्रेसिडेंट गुजरे, किसी ने ईरान पे इस तरह हमला नहीं किया। यस। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प अनऑर्थोडॉक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है, सोच कम रखता है, एक्शन करता है बाद में सोचता है, और इसको नेतन्याहू ने इसको प्रॉपर एक्सप्लॉइट किया है, मिसलीड किया है और अकरा दिया। अब उसको प्रॉब्लम हुई। कभी कहता है मैं मुज़ाकरात करूंगा ईरान से, कभी कहता है नहीं मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा। And thank you for paying attention to this matter. जी, that remains constant. सर, अगर ईरान में सियासी खला पैदा हो जाता है लेट्स से, तो उसके असरात खलीज, यूरोप और आलमी तवानाई की मंडियों पर किस हद तक पड़ सकते हैं? देखें, बहुत फर्क पड़ेगा। इस वक्त तो बहुत, जब तक ईरान रजीम है ना अभी, उस वक्त तो आपको मैं बताऊं, इस वक्त भी $85 का बैरल जा रहा है। और अगर ये और 3 हफ्ते रहती है लड़ाई, तो जो एस्टिमेट है वो है $150 का एक बैरल जाएगा। मीन पाकिस्तान में एस्टिमेट ये है कि 450 से 500 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल हो जाएगा। अब आप इससे ये अंदाजा लगा देंगे कॉस्ट ऑफ हर चीज की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट, आपकी इंपोर्ट, हर चीज में आपको इतना नुकसान हो, मईशत को अफेक्ट करेगा कि यू कैन एंड यू टू रन टू IMF वर्ल्ड बैंक। इसलिए जितनी जल्दी हो जाए ये जंग को बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के पास भी आपके 20-25 दिन का रिजर्व है ये डीजल और गैस का। अगर हम इसके साथ अब इस वक्त इसको हम नहीं मैनेज कर सकते और सऊदी अरब से किसी तरीके से भी, किसी रूट से भी ऑयल नहीं ले सकते, देन वी विल हैव टू गो फॉर रैशनिंग ऑफ डीजल पेट्रोल। किसको देना है, किसको नहीं देना, कौन सी फैक्ट्री को देना है, किसको नहीं देना। दुनिया के ऑर्डर्स आए हुए हैं। इट इज गोइंग टू हैव अ कोलोसल इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन पाकिस्तान। इसलिए पहले ही इनको चाहिए। और सेकंड ये कि देखें, ईरान ने, ये इंडिया, अमेरिकन ने और जो इजराइल है वो खास तौर पर इजराइल ये चाहता है कि ईरान की और जो सऊदी अरब की आपस में पाकिस्तान और चाइना ने 16 सफाई कराई थी, बड़ी मुश्किल से कराया था। दे डोंट वांट, वो चाहते हैं कि ये आपस में डैगर ड्रॉन रहे। अगर ईरान दूर रहेगा, ईरान का हवा से पहले भी उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन एमुनिशन सेल किए हैं ये मिडिल ईस्ट और उनकी वॉर मशीन चल रही है। अभी इसके बाद फिर यही होगा। अब ये मिडिल ईस्ट कंट्री रियलाइज कर रही है कि हाँ, आपको अपनी हिफाजत खुद करनी होती है। अब क्या अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा है? वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, इनको अल्लाह की छूट कर दी है। तो ये काफी अब रीथिंकिंग होगी। वैसे ब्रिगेडियर साहब, अभी तक जो कुछ हुआ ना, उसमें आजकल के दौर में ये एनालाइज करना वैसे बड़ा मुश्किल होता है कि हु इज लूजिंग, हु इज विनिंग। मुझे लगता है कि जो शुरू का टाइम है उसके अंदर हमने बज़ाहिर ये देखा ज़रूर कि अमेरिका और इजराइल की हमें जीत नजर आई कि आपने टॉप लीडरशिप जिसको आपने टारगेट करना था आपने उसको मार दिया। लेकिन वो एक 86 साल का बीमार बंदा, वो ऑलरेडी अपनी जो है रिप्लेसमेंट तैयार करके बैठा हुआ था। वो तो खुद अपनी किसी और तरह से मौत के लिए तैयार बैठा था। तो वो आपकी एक पोलिटिकली जीत जरूर हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए जीत नहीं हो सकती। सो इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू बिलीव, हु इज विनिंग, हु इज लूजिंग? बट आई पर्सनली थिंक, देखें, इस लड़ाई ने ईरानी कौम को एक नेशन बना दिया है, जोड़ दिया है। जैसे पाकिस्तान ने मार्के हक बिनानी महसूस में आपने देखा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, उन्होंने पूरी कौम को यकजा किया इंडिया के खिलाफ। और पूरी कौम ने जब लड़ा तो देखें 2 दिन में इतनी बड़ी फौज को, इतनी बड़ी एयरफोर्स को शिकस्त फाश हुई, मुंह काला हो गया, दुनिया में बदनामी हो गई। ईरान को भी इसी तरह यूनाइट कर दिया और पाकिस्तान के लिए उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी था। और मुझे बड़ी खुशी है हुकूमत पाकिस्तान ने खुल के सपोर्ट किया, मॉरली भी, डिप्लोमेटिकली भी, स्ट्रेटेजिकली भी, हर जगह पे सपोर्ट किया। इवन बैकडोर चैनल से बड़ी बात करते हैं कि ना लड़ाई हो, ना लड़ाई। अभी भी आई एम श्योर कि बैकडोर चल रहा होगा तुर्किया का, इनका, कि जी किसी तरीके की लड़ाई बंद हो जाए। मिडिल ईस्ट कंट्रीज बेचारी, क्योंकि उनके जो ये इंटरसेप्टर्स है ना मिसाइल, ये खत्म हो रहे हैं। 7 दिन के रह गए मेरे ख्याल में दुबई के बाद। इसी तरह को पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल ईरान को समझाया कि हमारा तो डिफेंस मुआहदा, तो आप काइंडली इसको जरा इनकी तरफ ना रुख करें। तो वो रुके हुए हैं।
तो ये इनके सब थोड़े देर खत्म हो रहे हैं। अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आप अपनी हिफाजत खुद करेंगे, कोई आपकी हिफाजत नहीं करता आगे। हम्म। पाकिस्तान को देख लेना, हमने यस। अपनी हिफाजत खुद की, हमें तो किसी ने नहीं कहा। ट्रू। इवन चाइना ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन हमारे पायलट्स ने कमाल कर दिखाया, लेकिन वो हमारे इंडिविजुअली फौजियों ने कमाल इंडिविजुअली कर दिया। पाकिस्तान ने पहले खुद निमट तो लिया था दिस अपने इज व्हाट दुश्मन इट से। इज। यही तो यू हैव टू बी अच्छा सर, स्ट्रांग एक जो पब्लिक पल्स थी ना यूएस की, वो ये थी कि हमेशा से इसराइल का दोस्त रहा है और हमेशा से इसराइल को सपोर्ट किया गया। लेकिन अब की बार जो मुझे जाती तौर पे भी लगता है कि इसराइल की ये सपोर्ट जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप का फैसला, वो अवाम के अंदर बहुत मायूसी पैदा कर चुका है। और सियासी हिमायत इस वक्त जहां पे सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की लूज नहीं हो रही, उसके साथ साथ इसराइल के लिए भी लूज हो रही है। देखें, ये इजराइल जो है ना, ये अब मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए लाइबिलिटी बन गया। हम्म। कहाँ तक करेंगे, बदनामी अलहदा, और उसके बाद आपने मुझे बताइए कि आपने ये जो एक शिप किया हुआ था ईरान का, इंडिया गया हुआ था, वहां से 20-25 मुल्कों की ट्रेनिंग हो रही थी, वापस आ रहा था, इंडियन ओशन में आपने उसको मार के रख दिया, जबकि वो मेहमान थे इंडिया के। इंडिया को कितना मैनेज किया है, हम्म। इंडिया को में शोर मचा हुआ है कि जी हमारी बेइज्जती हो गई, हम मेहमान की हिफाजत नहीं कर सके। और यस एक यस। शिप जा रहा है, वो एक मिशन पे ट्रेनिंग करके आ रहा है, आप उसके 130-40 जो सेलर थे उनको आप मार देते हैं, टारपीडो मार के। कौन सा आपने तीर मारा है? आप सुपर पावर हैं, हम्म। खुदा का माफ करें, आपको क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आती, इन सबको अपने मरना भूल गया, क्या हो गया, भूल चुके हैं सब कुछ। और बड़ी दाने लगा के कह रहे हैं हमने वो जहाज के इतने बंदे मार दिए। व्हाट हैव यू डन इट? हम्म। कोई ईरान को देखे ना, उसने इब्राहिम लंगन में जाके कह रहे हैं कि वो मिसाइल मार दिया, जहाँ कोई जा ही नहीं सकता। आई थिंक इसमें चाइना की भी कहीं ना कहीं बहुत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी कर रहा हो। ज़ाहिर है वो फ्रंट पे नहीं आते हैं, लेकिन बैक बैक साइड पे वो बहुत इनको सपोर्ट करें, इनको ये सैटेलाइट से बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तभी ये इनके मिसाइल ट्रू। जाके हिट कर रहे हैं। ट्रू। तो आई थिंक इस वक्त दुआ ये करनी चाहिए कि बेहतर हो हमारे लिए। हम तो ये दुआ मुस्लिम करते हैं उम्मा कि के लिए, ईरान दुनिया के लिए। इंटैक्ट रहे, हम्म। और ईरान इंटैक्ट रहे। ईरान इंटैक्ट है तो पाकिस्तान इज वेरी सेफ। हम्म। अदरवाइज आप खुद सोचें कि ईरान नहीं है, यहाँ इजराइल नवाज हुकूमत आ जाती है, इधर इंडिया है, इधर ये हुकूमत आ जाएगी, उधर अफगानिस्तान के ईरान साथ आ हमारा जाएगा। बॉर्डर है। यस। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर ट्रू अस। ट्रू। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपने सुनी प्रोग्राम के इस सेगमेंट से इतना, एक ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे ज्वाइन किया मुदस्सिर टीपू साहब ने, पाकिस्तानी सफीर बराए ईरान। मुदस्सिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान ने ईरान में मौजूद अपने शहरियों के इनखला के लिए कौन कौन से इकदाम किए और हुकूमती मनसूबाबंदी असल में है क्या? हमने तकरीबन 1200 पाकिस्तानी नेशनल्स को रिपेट्रिएट कर दिया है पाकिस्तान, प्रिंसिपली जहदान तफ्तान बॉर्डर के थ्रू, और उसके अलावा गद्र रिमदान बॉर्डर के थ्रू और अज़रबैजान बॉर्डर के थ्रू। इसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की है। उसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो खुद जाना चाहते थे पाकिस्तान, हमने उनको गाइड किया है, उनको फैसिलिटेट किया, उनको बताया है कि बेस्ट रूट कौन सा है, सेफेस्ट रूट कौन सा है, और किस तरह के उनको लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। टीपू साहब, इनखला के दौरान पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, ज़ायरीन या जो फैमिलीज हैं, उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है और किस तरह से उनको इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि वो सेफ एंड सिक्योर है? कुछ पाकिस्तानियों के एग्जिट स्टैंप्स जिस तरह लगे हुए पासपोर्ट पे, उसको ईरान में खरूजी कहते हैं। हम उनके खरूजी लगवाने में मदद दे रहे हैं, क्योंकि उसकी वो अगर ना हो तो फिर एग्जिट नहीं होता ईरान से। और ईरान में एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत जगहों पे वाईफाई नहीं जा रहा, तो वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम पेश आ रही है। और हम एम्बेसी में डेली हंड्रेड्स ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव कर रहे हैं लोगों की। हम उन्हें कह रहे हैं कि वो रजिस्टर करें, जो पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं वो जल्द अज़ जल्द पाकिस्तान जाएँ, एम्बेसी के साथ रजिस्टर करें, क्योंकि आगे हालात और टफ़ हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक टाइमली फ़ैसला किया जाए। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम को देखें, मैं ट्विटर पे बताता रहता हूँ कि किस किस्म की सिचुएशन है, और ऑन ग्राउंड की सिक्योरिटी सिचुएशन को सामने रख के अपने फ़ैसले करें। और आज मैं बताता चलूँ कि ईरान साइड पे
अज़रबैजान ईरान के बॉर्डर पे बॉर्डर बंद हो गया था, तो वहाँ पे पाकिस्तानीज़ को फिर काफ़ी उसका दुश्वारी का सामना हुआ है। तो ये चीज़ें भी हैं जो सिचुएशन ऐसी है जिसमें ये एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी है। तो हम अवेलेबल हैं तेहरान में, हमारी कॉन्सुलेट है मशहद में है, हमारी कॉन्सुलेट ज़हदान के अंदर है। हमारे टेलीफ़ोन नंबर फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे हैं, हमारे मेरे ट्विटर के ऊपर हैं। आप उनसे हमें अप्रोच कर सकते हैं और हम आपके लिए हर वक़्त हाज़िर हैं। शुक्रिया। ठीक है मुदस्सिर टीपू साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। आज की न्यूज़ टुनाइट से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।